अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 को, जिसके अंदर हम मेजर जॉइंट डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो मेजोरिटी पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन के बारे में। देन उसके बाद के पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा क्लिनिकली, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, और अल्टीमेटली कौन से टिपिकल वर्ड्स बोलेगा अपनी हिस्ट्री के अंदर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और अल्टीमेटली एक्सरे के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स आएंगी जिसे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसको हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर। और अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट प्लान पता होना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि पेशेंट को किस तरह हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको किस तरह इंस्ट्रक्ट करना है, और उसको कौन कौन सी पोजीशन से अवॉइड करना है, उसके पोस्चर को किस तरह मेंटेन करना है, और उसके अलावा कि हमने उसको क्या होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के देना है। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि डीजनरेशन हो रही होती है ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, डीजनरेशन हो रही होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, जो मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करेंगे क्लिनिकली वो ओल्ड एज के होंगे। स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। और जो मेजर इसकी काज आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो आ जाती है ओबेसिटी। मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करेंगे क्लिनिकली वो ओबीज होते हैं, और ओबेसिटी इसकी मेन काज है। और जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो नी जॉइंट को करती है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि किस तरह डिजीज प्रोग्रेस करती है, डेवलप करती है। तो ये क्या है, ये नी जॉइंट है। ठीक है, ये फीमर हो गई और ये टिबिया। अब इन दोनों बोन्स के दरमियान में क्या होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। ठीक है, जिन्होंने क्या किया होता है, इन्हें फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया होता है। अब इन आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये साइनोवियल ज्वाइंट है बेसिकली। अब क्या होता है कि इस आर्टिकुलर कार्टिलेज ने क्या किया होता है, एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया होता है। दूसरा ये क्या करता है कि जब लोडिंग आती है इन बोन्स के दरमियान में, तो इस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और साथ में क्या होता है कि इसने ये शॉक अब्जॉर्बर भी होता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो जो मेन इसका जो फंक्शन आ जाता है, वो इसने क्या किया होता है, इन दोनों बोन्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया होता है। ठीक है, अगर तो ये जो दोनों बोन्स हैं इनके दरमियान में डीजनरेशन हो जाएगी इन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज्वाइंट स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये ओस्टियोआर्थराइटिस है इस ज्वाइंट में। इधर क्या हुआ है कि अब इन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस की डीजनरेशन की वजह से क्या हुआ है कि ज्वाइंट स्पेस जो है ना वो कम हो गई है। जब ज्वाइंट स्पेस कम हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों बोन्स है ना अब कांटेक्ट में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये फीमर है और ये टिबिया है। ठीक है, अब जब इन दोनों के दरमियान में आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है डीजनरेट हो चुका है, तो ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आएगी तो इनके दरमियान में क्या होगी, अब्रेजन। अब्रेजन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और पेशेंट क्या कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील होगी, और उसकी रीज़न यही होती है कि जब एक्टिविटी के दौरान जब ये दोनों बोन्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन की वजह से पेन बहुत ज़्यादा होती है उस पेशेंट को। इसलिए क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और जॉइंट लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि चूंकि बॉडी जो है ना वो हमेशा कंपनसेशन करने की कोशिश करती है किसी भी किस्म की पैथोलॉजी को। अब इसमें क्या आता है कि इसमें आपने याद करने की कोशिश करनी है कि वुल्फ लॉ को भी। ठीक है, वुल्फ लॉ। अब वुल्फ लॉ क्या कहता है कि जो बोन्स है ना उनकी नेचुरल एबिलिटी है कि वो अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं किसी भी किस्म के किसी भी टाइप के स्ट्रेसेस को।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब बोन अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज तो यहाँ पे बिल्कुल डिजेनरेट हो चुका है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एज के साथ साथ डिजेनरेशन हो चुकी हुई है। तो क्या होता है कि जब इनके दरमियान में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ गई हैं ये बोन्स, लोडिंग आ रही है बोन्स के ऊपर, तो अब इस लोड को कंपनसेट करने के लिए भी तो बोन्स ने कुछ करना है ना। तो अब क्या करेगी कि ये बोन्स जो है ना, इनके अंदर रीमॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बोन ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। तो बोनी ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बोनी स्पर्म्स फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बोनी स्पर्स, और इसको हम बोनी स्पर्स को क्या कहते हैं, ओस्टियोफाइट्स। तो ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होने लग पड़ती है, क्योंकि बोन के ऊपर क्या आ रही हैं, स्ट्रेसेस आ रही हैं, बोन ने इनको कंपनसेट करने की कोशिश करनी है। तो क्या होता है, ये मेन इसकी जो है ना फाइंडिंग आती है ओस्टियोफाइट्स एक्सरेज के अंदर। ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस कर भी करेंगे इसको ना, कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स आ रही हैं। तो ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि बोन जो होती है ना वो इस टाइप की हो जाती है, ये थी ना पहले, अब ये नुकीलदार बोन हो जाती है। तो इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। बोनी स्पर्स जो है ना वो फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती है, यहाँ भी बोन इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, चूंकि ये स्टार्ट होगी अब उनकी रीमॉडलिंग, और उसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे जो सब कोडरल बोन है, यहाँ पे क्या होगी, स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या हो जाएगी, बोन हार्डेंड हो जाएगी और ये बोन वीकन हो जाती है। ठीक है, जब बोन वीकन हो जाएगी ना, तो बोन वीकनिंग की वजह से क्या होगी, यहाँ पे ना माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे, क्योंकि लोडिंग आ रही है बोन्स की, और वो क्या हो रही है, बोन्स की आपस में फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि बोन वीकन हो गई हैं विद दी एज के साथ साथ। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से यहाँ पे सिस्ट लाइक लियंस नजर आएंगी हमें एक्सरेज के अंदर, सिस्ट लाइक लियंस होंगी। सिस्ट लाइक लियंस इसीलिए होती हैं क्योंकि जब माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, यहाँ से जो है ना वो बोन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, जगह जगह से होगी, नियर दी सब कॉन्ड्रल बोन। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि विद दी, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी है चूंकि जॉइंट की स्पेस के अंदर, और साइनोवियल फ्लूइड और ये जो बोन के पीसेस है ना, ये मिलके बनाते हैं सिस्ट लाइक लियंस। और ये जो ज्यादातर सिस्ट लाइक लियंस है ना, ये हमें एडवांस डिजीज के अंदर ज्यादातर हमें ये दिखाई देती हैं एक्सरेज के अंदर। तो क्या हो रहा है कि एक तो यहाँ पे बोनी ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से सिस्ट लाइक लियंस नजर आएंगी, स्क्लेरोसिस हो रही है, और जो मेन फाइंडिंग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो आ जाती है ओस्टियोफाइट्स। बोनी स्पर्स जो है ना वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बोन रीमॉडल करने की कोशिश करती है, कंपनसेशन करने की कोशिश करती है। तो ये बेसिकली इसकी पैथोलॉजी चल रही होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेशेंट है ना वो किस तरह क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा, क्या हिस्ट्री में बताएगा, कौन से ऐसे टिपिकल वर्ड्स बोलेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और कौन कौन से साइंस होंगे। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड को, वो आ जाते हैं डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स। ठीक है, डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स जो है ना, जब ये इनलार्ज हो जाते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं हैबर्डन नोड्स, हैबर्डन नोड्स। ठीक है, तो डिस्टल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स है ना, इसके बारे में आपने मस्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्या नाम है, इसको डिफ्रेंशिएट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। वहां भी स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन डिस्टल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स नहीं अफेक्ट होते, ये अफेक्ट होते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, अगर प्रोक्सिमल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और अगर वो इनलार्ज होंगे ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बाउचर नोड्स कहते हैं। तो ये ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिस्टल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स जो है ना वो आएंगे। अच्छा, पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे साउंड लाइक जो है ना वो आवाजें आती हैं जॉइंट से, तो उनको बेसिकली हम कहते हैं क्रेपिटस। तो ये भी मेन फाइंडिंग होगी क्रेपिटस, डिस्टल इंटरफ्रिंजियल जॉइंट। ये पेशेंट क्लिनिकली जब प्रेजेंट करेगा तब हमें ये पता चल जाएगा उसकी हिस्ट्री से।
देन आएगा कि वो बताएगा कि मुझे मॉर्निंग जो है ना वो स्टिफनेस होती है और काफ़ी देर रहती है ये स्टिफनेस। और जब वो कोई एक्टिविटी करता है ना, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो स्टिफनेस है ना उसकी, जो मॉर्निंग में स्टिफनेस हुई थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सवियर किस्म की स्टिफनेस हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये बेसिकली पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट करेगा इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ। और एक एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ आपको कि क्लिनिकली जो पेशेंट है ना वो ज़्यादातर बताते हैं कि मुझे ना ये जो मिडियल साइड ऑफ द नी है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि थोड़ी सी ना इस जो नी जॉइंट है ना वहाँ पे स्वेलिंग भी आपको फील होगी। ठीक है, और जो वो ज़्यादातर बताएगा ना पेन की कंप्लेन, वो कहेगा कि वो मिडियल साइड ऑफ द नी पे पेन हो रही है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्सरेज, बेसिकली एक्सरेज के अंदर डायग्नोज हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो मोस्टली हम एक्सरेज करवाते हैं। तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑस्टियोफाइट्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, जो बोन्स है ना वो इस तरह नजर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो नुकीलदार बोन हो जाती है ना इसको हम कहते हैं बोनी स्पर्स। तो ये बेसिकली आ जाते हैं ऑस्टियोफाइट्स। और देन जो हमें नजर आएगी रेडियोलॉजिकली एक्सरेज के अंदर, अगर एडवांस डिजीज होगी तो उसमें हमें स्क्लेरोसिस नजर आएगी, सब कॉन्ड्रल बोन स्क्लेरोसिस। और अगर और ज्यादा एडवांस डिजीज होगी तो सिस्ट लाइक लियंस। और जॉइंट स्पेस भी कम होगी। ठीक है, रिड्यूस हो चुकी होगी। ठीक है, अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे और क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी। देन अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है और किस तरह पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर। पेशेंट को उसको बताना है कि इस तरह आपने एक्सरसाइज इसको परफॉर्म करना है, इस पोजीशनिंग के अंदर, इस पोस्चर्स के अंदर, और ये जो पोजीशंस और एक्टिविटीज़ है ना इनको आपने अवॉइड करना है। और उसको हमने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे देना है जब हम पूरी तरह से हमें श्योर हो जाएगा कि ये जो एक्सरसाइजेज है ना इसको अच्छी तरह से इसके पैटर्न समझ आ चुके हैं। देन आ जाता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अब हमने क्या करना है कि पेशेंट की ना जो स्टिफनेस है ना उसको कम करना है, क्योंकि स्टिफनेस की वजह से ही उसकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो लिमिटेड है। तो स्टिफनेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल रेंजेस करवाएंगे उसकी। ठीक है, पेशेंट को अगर तो वो नहीं कर सकता तो पैसिवली हम उसकी रेंजेस कराएंगे, बस हमने उसकी रेंज ऑफ मोशंस को जो है ना वो इम्प्रूव करना है, उसकी वो हमने बेटर करनी है, उसकी रेंजेस सिंपली हम रेंज ऑफ मोशंस करवाएंगे हर एंगल में। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, ठीक है, उसकी जो पेन है ना वो भी कम हो सके, उसकी जो जॉइंट प्ले है वो ज़्यादा हो सके, तो हम उसके लिए जॉइंट मोबिलाइजेशंस भी करवाएंगे। देन जो थर्ड मेन फोकस आ जाता है वो हमने करना होता है उसकी पेन को कम करना होता है। ठीक है, अब पेन बेसिकली क्यों हो रही है, क्योंकि उसके जो जॉइंट है ना उस पर जो लोडिंग आ रही है फोर्सेस की, उनकी जो बायोमैकेनिक्स है वो अल्टर हो चुकी है। जब बायोमैकेनिक्स ही अल्टर हो चुकी है तो उसकी वजह से जो जॉइंट स्ट्रेसेस आ रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेसेस आ रहे हैं जॉइंट के ऊपर, उसकी वजह से पेन को ना, पेशेंट को ना पेन फील हो रही है। क्योंकि पेशेंट जो है ना उसकी जो जॉइंट है उसकी जो बायोमैकेनिक्स है वो अल्टर हो चुकी है। जब बायोमैकेनिक्स अल्टर हो चुकी है तो अब जो जॉइंट के ऊपर लोडिंग आएगी और जो जॉइंट स्ट्रेसेस फोर्सेस आएंगी वो इंक्रीज हो चुकी हैं, और जो लोडिंग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट को पेन फील हो रही है। अब इस पेन को हमने कम कैसे करना है, हम ऑर्थोटिक्स यूज कर सकते हैं ताकि जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस आ रहे हैं जॉइंट पे वो कम हो सकें।
असिस्टिव डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी स्ट्रेस फोर्सेस आ रही हैं वो कम हो सके। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम के पेशेंट के जो मसल्स है ना उनकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ताकि ये जो फॉल्टी मैकेनिक्स है ना उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कराएंगे। देन जो हमारा फोर्थ मेन फोकस आ जाता है कि चूंकि पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अब वो इसलिए कम है क्योंकि जब वो एक्टिविटी करता है या फिर कोई भी एडीएल्स को परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो जो जॉइंट स्ट्रेसेस है ना, चूंकि उसकी बायोमैकेनिक्स अल्टर है तो उसकी वजह से उसको पेन फील होती है और पेन की वजह से उसकी सारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड है। अब हमारा मेन फोकस आ जाता है कि जब पेन उसकी कम हो चुकी है, स्टिफनेस भी कम हो चुकी है, अब हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है। अब रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कराएंगे, सिंपली हमने स्ट्रेचिंग करवानी होती है एक्सरसाइजेस। ठीक है, सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए स्टिफनेस और पेन। ठीक है, जब स्टिफनेस और पेन कम होगी तो तभी हम करवा सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, स्ट्रेचिंग हम करवाएंगे ताकि जो पहले टीयरिंग थे ना उसके चांसेस कम हो सकें, और स्ट्रेचिंग जब हम करवाएंगे तो उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो सके। ठीक है, देन हमने आ जाना, जब रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेचिंग की वजह से, अब हमने क्या करनी है, अब हमने स्ट्रेंथनिंग की तरफ आ जाना है। हमने पेशेंट के न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को इम्प्रूव करना है। तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग, हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसमें जो ओस्टियोआर्थराइटिस में हम मोस्टली करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है और उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, वो हम करवाते हैं मल्टीपल एंगल नी आइसोमेट्रिक्स। ठीक है, जो नी आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं ना, इसकी वजह से जो पेशेंट है ना उसके जो मसल्स है ना वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और इससे ज़्यादा जल्दी इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जब स्टिफनेस भी कम हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, तो अब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंट का इम्प्रूव करना है हमने बैलेंस। अगर तो इस उसको ये मसला है बैलेंस का, तो हम बैलेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, देन आ जाता है कि अगर हमने इम्प्रूव करवानी है उसकी फिजिकल कंडीशनिंग, तो हम उसको क्या करवाएंगे, हम उसको एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।